Hello everyone, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss a very important topic, that is optical activity, and this is our second lecture of stereochemistry. In previous lecture we have discussed some basic concepts of stereochemistry like isomerism and enantiomerism. Okay, so today's topic is optical activity. First of all, what is optical activity? Optical activity is basically the ability of a substance to rotate plane polarized light. किसी भी सब्सटेंस की एक एक्टिविटी है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर रोटेट कर पाता है तो वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव, और उसी एबिलिटी को हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी. ओके, रोटेशन जो है आपका ये दो डायरेक्शन में होगा, या तो होगा आपका प्लेन डेक्स्ट्रो रोटेटरी या होगा सब्सटेंस आपका लीवो रोटेटरी. समझते हैं इसको. सपोज करो आपके पास एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है. प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है? ए लाइट इन विच द वाइब्रेशंस आर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. जैसे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसको आपने पोलैरिमीटर ट्यूब से जिसके अंदर अपना ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है पास करवाया, तो ये जो आपका सब्सटेंस है अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव है, इफ़ इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली अगर ये सब्सटेंस एक्टिव है तो इसकी एबिलिटी है क्या करेगा, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको या तो ये राइट डायरेक्शन में रोटेट करवा देगा, ठीक है, या फिर क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा. अगर ये सब्सटेंस आपका राइट डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, तो ये आपका होगा डेक्स्ट्रा रोटेटरी. क्या होगा ये? डेक्स्ट्रा रोटेटरी. And if this substance means optically active substance rotate this plane polarized light towards left, then it is called levorotatory. क्या बोलेंगे हम उसको? levorotatory. राइट में करेगा तो डेक्स्ट्रा, लेफ्ट में करेगा तो levorotatory. ओके, आफ्टर दैट we measure this optical rotation by a instrument named polarimeter. polarimeter से हम इसको मेजर करते हैं, और एक्चुअल में हम क्या निकालते हैं? polarimeter से एंगल ऑफ रोटेशन हम मेजर करते हैं, थीटा या अल्फ़ा को हम मेजर करेंगे, और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ठीक है, उसको हम किस फॉर्म में मेजर करेंगे? स्पेसिफिक रोटेशन की फॉर्म में, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बाय एल सी. अल्फ़ा अपना रहेगा एंगल ऑफ रोटेशन, अल्फ़ा क्या रहेगा? एंगल ऑफ रोटेशन, और अल्फ़ा को जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन. टी टेम्परेचर रहेगा, लैम्डा अपनी वेवलेंथ रहेगी, जिस भी वेवलेंथ की लाइट हमने यूज़ की है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो हमने यूज़ की थी उसकी वैल्यू रहेगी. एल लेंथ रहेगी, जो ट्यूब हमने यूज़ की थी, पोलैरिमीटर जो ट्यूब थी उसकी लेंथ रहेगी, डेसीमीटर में इसकी लेंथ होती है. सी क्या रहेगी? सी रहेगी अपनी कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल. ओके, for example, if we wants to calculate specific rotation in terms of molecular rotation, then we can multiply the specific rotation by molecular weight divided by 100. This will give molecular rotation value. Okay, और जो स्पेसिफिक या फिर मॉलिकुलर रोटेशन होगा किसी भी कंपाउंड का, वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है. जैसे एक पर्टिकुलर कंपाउंड का पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट, पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बिल्कुल सिमिलर वे में जो मॉलिकुलर रोटेशन है या फिर स्पेसिफिक रोटेशन है वो डिफरेंट कंपाउंड का डिफरेंट होता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कायरलिटी एंड इनेंशियोमेरिज्म. कायरलिटी क्या होगा और कायरलिटी इनेंशियोमेरिज्म से कैसे रिलेटेड है ये समझेंगे. जैसे सपोज करो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है कि सेंट्रल एटम तो अपना कार्बन रहेगा. अगर ये कार्बन एटम चार डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट से, ग्रुप से, एटम से अटैच है, तो हम इस कार्बन को क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन. देन वी विल कोल्ड दिस कार्बन एज कायरल कार्बन if this carbon is connected to 4 different atoms, groups or any other species. Okay, और जिस भी सब्सटेंस के अंदर कायरल कार्बन होता है
और ऑप्टिकली एक्टिव है। कायरल कार्बन है, साथ में कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकल एक्टिव है। उसी कंपाउंड को हम क्या बोलते थे, इनैंशियोमेरिज्म। क्या कहते थे, इनैंशियोमेरिज्म। ओके, तो टॉपिक अपना क्या है, कायरलिटी। कायरल मैंने आपको बताया, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि अपना लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड का मिरर इमेज है, बट सुपर इम्पोज नहीं करता है। तो ये भी क्या है, हैंड्स के अंदर एक कायरलिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, और एक ऐसा सब्सटेंस जो कायरल नहीं है उसको हम क्या बोल देंगे, ए कायरल। क्या बोल लेंगे, ए कायरल। और एक कायरल अगर सब्सटेंस है आपका तो वो ऑप्टिकली क्या रहेगा, इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या रहेगा, इनएक्टिव। नेक्स्ट वन इज स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर का क्या मतलब होगा, हमने अभी पढ़ा था कि एक कायरल कार्बन कौन सी है, जिसके ऊपर 4 डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट अटैच हैं। इस कार्बन को हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। साथ में इस सेंटर को, कार्बन जो है ये एक सेंटर की तरह बिहेव करेगा, तो इस सेंटर को हम बोलेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर। वी विल कॉल दिस सेंटर एज ए स्टीरियोजेनिक सेंटर। if in this compound carbon is attached to 4 different constituent or 4 different atoms. Okay, next topic is representation of 3-dimensional molecule. This one is very important topic. इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि मॉलिक्यूल्स की हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। देखिए भाई कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फर्स्ट जो अपने पास रिप्रेजेंटेशन का मेथड है वो अपना रहेगा टेट्राहेड्रल मेथड। क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल मेथड। हम मानकर चलते हैं कि जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है इसमें जो कार्बन है अपना ये टेट्राहेड्रॉन के सेंटर पे रहेगा और चारों जो कंस्टिट्यूएंट थे ये टेट्राहेड्रन के कॉर्नर्स पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन में होगा जो सेंट्रल एटम है अपना वो सेंटर पे रहेगा टेट्राहेड्रॉन के, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट अपने पार्टिकल्स थे, एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, ये कहाँ रहेंगे, कॉर्नर्स पे रहेंगे टेट्राहेड्रॉन में। नेक्स्ट टाइप इज फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। देखिए फ्लाइंग वेज, फ्लाइंग वेज जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम ऐसा मान लें कि अपना जो कार्बन है इस कार्बन के ऊपर 2 तो सब्सटीट्यूएंट अवे फ्रॉम अस हैं। 2 ऐसे सब्सटीट्यूएंट है जो बिलो द प्लेन है या फिर ऑब्जर्वर से दूर है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और 2 सब्सटीट्यूएंट ऐसे हैं जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हैं। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और यही हमारा फ्लाइंग वेज का रिप्रेजेंटेशन मेथड होता था। बट अब हम क्या करते हैं, इस फ्लाइंग वेज में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं और इसको कुछ इस टाइप से लिखेंगे जिसमें हम 2 तो लगाते हैं बिल्कुल नॉर्मल बॉन्ड जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट ए और बी हैं ये प्लेन में रहेंगे। एक हम लगाते हैं डॉटेड वेज जो ये हमें बताता है कि सी जो कंपाउंड, सी जो अपना एटम है ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, और जो सॉलिड वेज है जो कि डार्क लाइन है वो हमें रिप्रेजेंट करेगी कि जो डी है ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। डी कहाँ है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ओके, दिस वन इज फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन मेथड। नेक्स्ट वन इज फिशर रिप्रेजेंटेशन। फीचर रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, फीचर रिप्रेजेंटेशन अगर हमें करना है तो हम क्या कर देंगे, जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कंपाउंड अपना होगा उसको वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस में हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जो वर्टिकल लाइन होगी और जहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन एक दूसरे को कट करेगी, जो क्रॉसिंग होती है ये हमें शो करेगा कि यहाँ पर क्या है, कार्बन। दिस वन विल शो दैट देयर इज कार्बन प्रेजेंट हियर। ओके, और हम ये मानकर चलते हैं कि जो आपकी वर्टिकल जो लाइन होगी ये होती है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और जो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं ये होती है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर।
हम क्या कह सकते हैं कि जो अपना फ्लाइंग वेव्स है ना, इसी को हमने कन्वर्ट कर लिया फिशर में। कैसे? बस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में हमने लिख दिया है, जिसमें से वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर रिप्रेजेंट करेगी और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हमें दिखाएगी। बट आपको ध्यान रखना है फिशर प्रोजेक्शन सबसे कम स्टेबल होता है, इसको केवल हम कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड के लिए ही लिखते हैं। अब कुछ रूल हैं फिशर प्रोजेक्शन के लिए, वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर आप किसी भी एक फिशर प्रोजेक्शन को 180 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर आपने कंपाउंड को, कॉन्स्टिट्यूएंट को 180 डिग्री से रोटेट किया है तो स्टीरियो में चेंज नहीं आएगा। सपोज करो ये अपने पास आर लैक्टिक एसिड था, आपने इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया तो जो OH आपका राइट में था वो आ जाएगा लेफ्ट में, जो कार्बोक्सिलिक आपका अपर था वो अब हो जाएगा डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल के लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, R रहेगा। लेकिन अगर आपने एक और मेथड से आप रोटेशन कर सकते हो, अगर आप करते हो इवन टाइम्स ऑफ इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स का इवन टाइम इंटरचेंज करते हो तब भी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर ओड टाइम करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को OH से रिप्लेस किया, तो ऑब्वियसली एक बार रोटेशन होगा, एक बार इंटरकन्वर्जन होगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। R से क्या कंपाउंड आ गया, S। लेकिन एक बार फिर से हमने रोटेशन कर दिया, जो रोटेशन कर चुके थे उससे अलग हमें रोटेशन यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका R आ जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, R। फिर क्या कर सकते हैं हम, नेक्स्ट जो अपना है, अगर ओड टाइम इंटरचेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में रिवर्सल आ जाएगा। R से आपको S मिलेगा, S से आपको क्या मिल जाएगा, R कॉन्फ़िगरेशन। साथ में अगर आप 90 डिग्री से रोटेशन करते हो तो भी कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स होती है। जैसे कि आपके पास R ग्लिसरल्डिहाइड था, इसको आपने 90 डिग्री से रोटेट किया तो यहाँ पर आपको मिलेगा S ग्लिसरल्डिहाइड, S ग्लिसरल्डिहाइड। ओके, ऐसे ही आप देखिए, ठीक है। तो ये कुछ आपके मेथड्स थे, कुछ रूल्स थे जो हमें फिशर के लिए लिखने हैं। मेन सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या रहेगा, जब भी हम फिशर प्रोजेक्शन लिखेंगे तो हमें वर्टिकल लाइन के ऊपर मैक्सिमम कार्बन्स को लिखना है। हमें कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कार्बन एटम वर्टिकल लाइन के ऊपर आ जाएं, और साथ में जो टॉप मोस्ट एटम हो कार्बन का वो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग जो एटम होगा, ग्रुप होगा, वो रहेगा टॉप पर, और जो लिस्ट ऑक्सीडाइजिंग रहेगा वो कहाँ रहेगा, बॉटम पर। लिस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप विल बी एट बॉटम एंड मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप विल बी एट टॉप। ये हमें कुछ कंडीशंस हैं फिशर के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज साहोर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखिए ये आपका साहोर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, इथेन के लिए एग्जाम्पल दे रखा है। ऐसे ही हम न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ेंगे और साहोर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। साहोर्स में क्या होता है, साहोर्स मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ इथेन का कैसे बनाएंगे। जैसे सपोज करो ये आपके पास इथेन का मॉलिक्यूल है CH3CH3, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को एक थोड़ा सा स्लोप जो लाइन होती है ना, इसकी तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एंड होंगे यहाँ पर कार्बन एटम लाई करेंगे, जैसे कि कार्बन नंबर 1 है और ये आपका कार्बन नंबर 2 है। फिर हम जो ये आपकी साहोर्स कन्फर्मेशन है, ये भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लिखने का, बनाने का सबसे ईजी मेथड क्या है कि अगर आप दोनों कार्बन के ऊपर बिल्कुल इरेक्ट वाई बना दोगे तो ये आपका हो जाएगा एक्लिप्स। क्या किया, दोनों कार्बन के ऊपर इरेक्ट वाई हमने बना दिया तो ये क्या बन गया है आपका, एक्लिप्स इथेन। और अगर हम इसे रिवर्स करें कि एक कार्बन के ऊपर तो हम बना दें इरेक्ट वाई, दूसरे कार्बन के ऊपर हम इसे अपोजिट बना देते हैं, इन्वर्टेड वाई बना देते हैं, तो ये अपना होगा स्टगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ साहोर्स। स्टगर्ड कन्फर्मेशन रहेगी ये। इक्लिप्स में क्या था, दोनों इरेक्ट वाई थी, और स्टगर्ड में क्या है, एक इरेक्ट है और एक आपकी इन्वर्टेड है। देखो समझाने का मतलब ये है कि इस इक्लिप्स में फर्स्ट कार्बन के पीछे आपकी सेकंड कार्बन है, इस हाइड्रोजन के जस्ट अपोजिट साइड में आपका ये हाइड्रोजन रहेगा,
इस हाइड्रोजन के बैक साइड आपका ये वाला हाइड्रोजन रहेगा और इस हाइड्रोजन के बैक साइड आपका ये वाला हाइड्रोजन रहेगा। यानी कि मॉलिक्यूल जस्ट एक दूसरे के पीछे हैं, जितने भी हाइड्रोजन है वो एक दूसरे को एक पीछे लाई करते हैं, बिल्कुल बैक साइड लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन है, इन बिटवीन लाई करेगा। ये हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में ये हाइड्रोजन लाई करेगा। ठीक है, तो ये आपकी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ऐसे ही आपका एक होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम इथेन के लिए लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे जो आपका इथेन मॉलिक्यूल था, इस इथेन के मॉलिक्यूल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्रंट वाली कार्बन को हमने लिखा एक डॉट से और इसके ऊपर हमने बना दी एक उल्टी बाई। ठीक है, और बैक वाली कार्बन को हमने रिप्रेजेंट किया एक सर्कल से, और इसमें भी हमें 3 हाइड्रोजन दिखाने हैं, वो हम दिखा सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही। एक और स्ट्रक्चर देखिए इसकी, ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। अगर हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आपका रहेगा अगेन इक्लिप्स कन्फर्मेशन, और इन बिटवीन लाई करेगा तो ये आपके हो जाएगा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, इक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन रहेगी ये। ओके, तो ये हमारा कुछ मेथड था रिप्रेजेंटेशन का। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इंटर कन्वर्जेंस के बारे में, कि किस तरीके से हम एक प्रोजेक्शन फार्मूला को सेकेंड वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फ्लाइंग वेज को फिशर में कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं, फिशर को फ्लाइंग वेज में कैसे करेंगे, या फिर साहॉर्स को न्यूमैन में, न्यूमैन को साहॉर्स में, साहॉर्स को फिशर में, न्यूमैन को फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं।